बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोगों ने सेल टैक्स की रिवीजन के लिए आज का दिन रखा हुआ है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो टाइम हम रख रहे हैं वो कहीं एडजस्ट नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से थोड़ा सा हम परेशान हो रहे हैं। लेकिन बहरहाल कोई हल निकालते हैं या फिर आपको ही ये कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा कि फिर हम टाइम को ही चेंज करें। अच्छा जी, सेल टैक्स का तो खैर आज हम इंशाल्लाह ताला टेकअप करते हैं जी। सेल टैक्स आपको याद होगा, जब हमने न्यूमेरिक देखा, दो हिस्से सेल टैक्स के हमें डिस्कस करने हैं। एक न्यूमेरिक साइड है और दूसरी थ्योरेटिकल साइड है, ठीक है ना। थ्योरेटिकल साइड पर अगर आप आए, मैंने आपसे कहा था कि भाई आप पास पेपर्स के क्वेश्चंस जो हैं वो लेकर आएँ और उसको बुनियाद बनाएं, ठीक है ना। वहाँ से आपको ऑटोमेटिकली पता चलेगा कि यार क्या चीज़ें हमें करनी है और क्या चीज़ें हमें नहीं करनी है। पेपर हैं इस वक्त आपके पास सेल टैक्स के? यार एक काम करो ना, आप यही जो 4 अटेम्प्ट है ना, इसके पेपर पोस्ट कर दो, उसमें ग्रुप में पोस्ट कर दो, ग्रुप में पोस्ट कर दो। अगर हम गौर करें ना तो कंसिस्टेंटली हमें, अगरचे ये कोई अलग से बात नहीं है, लेकिन मैं आपको ऐसे करने के लिए, जरा समझाने के लिए कह रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना हमारा, that relate to theoretical part of your सेल टैक्स पोर्शन, ठीक है ना। हर अटेम्प्ट में तकरीबन क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो सेल टैक्स के थ्योरेटिकल एस्पेक्ट बता रहा होता है। अगर हम बिल्कुल लास्ट अटेम्प्ट को बेस बनाए ना, सितंबर 23 की अटेम्प्ट को, तो क्वेश्चन नंबर 6 हमें नजर आ रहा है, सरफराज इज अ सोल प्रोप्राइटर under the provision of Sale Tax Act 1990, discuss whether each of the following individual is an associate of Sarfaraz। वो जो एक एसोसिएटेड कंपनी की हमने एक डेफिनेशन पढ़ी हुई है ना, उसने 4 सिचुएशन दी हैं जिसमें उसने कहा कि जहां जेब he has been working as an accountant for past 12 years and has been responsible for filing sale tax return of both Sarfaraz and his business। जी मैं रिवर्स चल रहा हूं ना, मैं आखिरी अटेम्प्ट पढ़ रहा हूं जी, ठीक है ना। मैं आपका पढ़ रहा हूं सितंबर अटेम्प्ट का पेपर। नहीं बेटा, वही ऑटम वही बनेगा ना। अच्छा जी, इसीलिए मैं आसान लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा हूं, सितंबर वाली लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा हूं, ठीक है ना। अच्छा जी, फिर उसने कहा जी, फलाह लिमिटेड owns 20% शेयर इन एफएल while his mother owns 30%। उसूल क्या था कि मिलकर 50% से ज्यादा हो जाए, तो 20 + 30 वो 50% वाला। तो वो जो आपके जहन में खाका है ना कि बिल्कुल डेफिनेशन एज इट इज रटा लगा के लिखने का कहेगा, तो नॉर्मली ऐसा नहीं हो रहा, बल्कि वो एक छोटी सी कोई एक सिचुएशन पूछ रहा है। जैसे यहाँ उसने 3 बातें पूछी और उसके अंदर उसने सिर्फ ये कहा कि बताइए क्या ये लोग हमारे एसोसिएट हैं या नहीं है। 6 नंबर का उसने 4 बातें इस तरह से पूछ ली, सिर्फ एसोसिएटेड। फिर उसके बाद दूसरा पार्ट उसने पूछा, अंडर द प्रोविजन ऑफ सेल टैक्स एक्ट 1990 एंड रूल मेड देयर अंडर लिस्ट डिफरेंट टाइप ऑफ रिटर्न अलॉन्ग विद ड्यू डेट फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न। एक हमारी रेगुलर रिटर्न थी, एक हमारी एनुअल रिटर्न थी, एक हमारी फाइनल रिटर्न थी, ठीक है ना, एक हमारी स्पेशल रिटर्न थी। ये 4 थी, इनकी ड्यू डेट्स बताई हुई थी। अब कोई अलग से बड़ी रटी रटाई बात उसने नहीं पूछी हुई। 6 नंबर ये और 5 नंबर ये, कितने हो गए जी? 11 और 17 कितने हो गए? वही 25 से 30 नंबर में, 28 नंबर में उसने बात कर ली। अभी हम पहले 3-4 अटेम्प्ट में ना थ्योरेटिकल डिस्कशन करें, फिर न्यूमेरिक की तरफ आते हैं। इससे पिछली अटेम्प्ट पर आइए जी, इससे पिछली अटेम्प्ट पर आइए। अच्छा, साथ साथ एक बात और हमने देखनी है। क्वेश्चन नंबर 6, ये सवाल अगर आप गौर करें तो फिर आपने गेज भी करना है ना खुद को, फिर आपने गेज भी करना है खुद को। ये जो क्वेश्चन नंबर 6 था, इसमें सिर्फ 21% बच्चा पास हुआ है, ठीक है ना, ओनली 21%, वेयर एयर ओवरऑल पास रेट वाज 43% इन दिस अटेम्प्ट, ठीक है। लेकिन इस सवाल, इसका मतलब है जहां लिखना पड़ा बच्चे को मौत पड़ गई,
ये याद रखे बात, आप जो लिख कर नहीं देख रहे हैं घर पे, ये उस तरफ इशारा है। हालांकि ये बात मुश्किल भी नहीं आई हुई है, सवाल ऐसा भी नहीं है कि आपकी नज़र से गुजरा हुआ नहीं है, इसके बावजूद वो लिखने की सलाहियत आपको जो है वहाँ बच्चों को तंग कर रही है। इससे पिछले अटेम्प्ट में आई जी मार्च 23, वही सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 6, following are the independent transactions carried out by different enterprises. In November 2022, an agreement for the acquisition of machine on hire purchase was signed. कब हुआ साइन? नवंबर में. In December 2022, machine was acquired under this agreement against 25% down payment for 30 million. The remaining balance is to be. पूछा क्या है? In the light of the provision of Sale Tax Act 1990 and rule made thereunder, identify and discuss the time of supply. ये उसी लाइन में नजर आ रहा है, वो देखें, वो जो 5 डेफिनेशन हम आपको कहते हैं कि यार इन्हें अच्छी तरह समझ लो भाई, इन्हें अच्छी तरह समझ लो, इसी में से उसने बनाया। और टाइम ऑफ सप्लाई में जब हायर परचेज पर ले रहे थे तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या था? जब एग्रीमेंट साइन हुआ, जब एग्रीमेंट, इसका मतलब क्या बना? इसको कहां की रिटर्न में हमें दाखिल करना चाहिए? नवंबर की रिटर्न में जाएगा ना ये, ठीक है ना, नवंबर की रिटर्न में हमें इसे रिपोर्ट करना चाहिए। अच्छा जी, नंबर 2, in December 2022 an advance of 12 million was received against delivery of good to be made in March. कब रिपोर्ट करें? टाइम ऑफ सप्लाई की डेफिनेशन, जब गुड्स डिलीवर होंगी या मेड अवेलेबल होंगी, इसका मतलब है कहां जाएगा? मार्च में जाएगा। तो क्या देखें, सोचें, क्या रट्टे की जरूरत पड़ रही थी इस टाइम में बैठ के? क्या वो मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, उसकी डेफिनेशन पूछ रहा है? वो तो पता चल रहा नहीं, पूछ सकता है, याद जरूर करनी है, लेकिन इंटेलिजेंटली ये जो हमने 10-11 चीजें आपको बताई हैं ना, आप देखेंगे कि 80-90% इसी के अंदर से सब कुछ आ रहा होगा। तीसरी ट्रांजैक्शन, A machine of rupees 38 million was purchased in July 2022, but it was put to use in November. जब मशीन खरीद ली, बस वहीं से परचेज। हमने ये नहीं देखना कि प्रोडक्शन में कब आई, ट्रायल रन कब तक चलता रहा, इसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या है? जुलाई है। कौन सी रिटर्न में जाएगा? जुलाई की रिटर्न में जाएगा। गुड्स रुपीज 7 million वर सोल्ड इन सितंबर। जी नहीं, कोई कौन से टीचर से पढ़ते रहे आप लोग? आप कह देना जाहिद कवि से ही पढ़ते रहे, ठीक है ना बेटा। जो चीज खरीदी है वो तो खाली खरीदारी की डलनी है ना, वो तो सप्लाई की डेफिनेशन में, सप्लाई रिसीव्ड की डेफिनेशन में ही रहेगा ना। वो तो था पुट टू यूज प्राइवेटली, वो तो था कि जो चीज हमने बनाई उसका जिक्र हो रहा था वहां पर, कि अगर हमने एक एसी बनाया है और उसे अपने घर, अपनी फैक्ट्री में ही लगा लिया, फिर सप्लाई की डेफिनेशन थी। ये तो जिक्र हो रहा है हमने एसी खरीदा, अभी खरीद कर पैक ही रखा हुआ है, अगले महीने लगाया, तो खरीदारी इस महीने डालें कि अगले महीने डालें? तो इस महीने डालें, उसका प्लांट के यूजेज से कोई ताल्लुक नहीं पड़ा हमने। Goods of rupees 7 million were sold in September 2022, but due to limited shortage capacity at buyers, वही मेड अवेलेबल की बात आ गई, ठीक है ना। तो सितंबर में ही सेल डलेगी, अगर बायर उठा नहीं रहा जी, उसके पास अभी रखने की जगह नहीं है, तो हमने कहा था अर्लियर ऑफ, कौन सा? मेड अवेलेबल। अब आप देखें यहां ज्यादा लिखने का काम नहीं था ना, ये एक किस्म का सेमी न्यूमेरिक ही था, इसीलिए इसमें 44% बच्चा पास हो गया इस पार्ट में, ठीक है ना, जबकि ओवरऑल 29% पासिंग रेट था इस अटेम्प्ट में। अच्छा जी, दूसरी बात लिखी हुई है, इन द लाइट ऑफ सेल टैक्स एक्ट 1990 एंड रूल मेड देयर अंडर identify the situation under which the Inland Revenue Deputy Commissioner may recover the amount of sale tax from a person without issuing him show cause notice. ये अभी कल वाल कोई बच्चा आपसे से पूछ भी रहा था ये बात, हमने कहा था कि विदाउट शो कॉज नोटिस कौन सी अमाउंट रिकवर हो सकती है? कौन सी अमाउंट? अनपेड अमाउंट जो रिटर्न में लिखी हुई है, ठीक है ना।
दो चीजें हो सकती हैं यहाँ, एक कॉन्सेप्ट समझ लें, विदाउट नोटिस में हम क्या कर सकते हैं, क्या चीज रिकवर कर सकते हैं। तीन बातें हैं ना, जब भी कोई आप एरर करेंगे तो तीन बातें, एक अमाउंट है, एक उसके ऊपर इंटरेस्ट है, और एक पेनल्टी है। आपने रिटर्न बनाई, वैसे तो मैंने आपको समझाया हुआ कि अब ये इवेंट हो ही नहीं सकता, लेकिन थ्योरेटिकली समझा रहा हूं। 7,50,000 सेल टैक्स पेएबल बन रहा था, आपने ये जमा नहीं कराया बल्कि रिटर्न जमा करा दी। टेक्निकली तो आज ऐसा हो नहीं सकता, हम कह रहे हो गया है, ठीक है ना। सिस्टम में कोई एरर आ गया, सिस्टम ने वेरीफाई नहीं किया, आपको क्या आ गई, रिसीविंग आ गई। ओके, वो कह रहा भाई ये 7,50,000 आप नोटिस देने की कोई जरूरत नहीं है, विदाउट अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हेard रिकवर हो जाए। इसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो भी विदाउट अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हेard रिकवर हो सकता है। पेनल्टी नहीं लग सकती, पेनल्टी पहले उसको शो कॉज करे कि भाई ऐसा क्यों हुआ, वो रीजन बताए, फिर पेनल्टी लगेगी, ठीक है ना जी। कोई भी जो उसके पास अमाउंट पड़ी है वहां से रिकवर कर ले, यानी डायरेक्ट ऐसे करें। मैं बेहतर आंसर देता हूं, पहले वाले आंसर को छोड़े। डायरेक्ट रिकवरी का नोटिस दे के ये पैसे जमा करा दें। बात ये हो रही है कि उसे ये पहले जाके पूछा जाए कि भाई हमारे हिसाब से 7.5 लाख बनता है, अगर तुम्हारे पास इसका कोई मौकफ है तो बता दो। ये नहीं पूछना, डायरेक्ट रिकवरी का नोटिस भेजना है कि भाई 7.5 लाख रुपया जमा करा दें, ठीक है ना। और अगर आपके पास ही उसके कोई पैसे पड़े हैं रिफंड में तो एडजस्ट कर देंगे। फिर आप पेनल्टी के लिए हम उसे कहेंगे कि क्यों ना आपको पेनल्टी लगाई जाए, पहले पूछेंगे फिर पेनल्टी लगेगी। क्लियर हो गई बात जी। कितने नंबर हैं जी, 5 और 4, 9 और सेल टैक्स में इस दफा 19 नंबर का सवाल आया। 9 और 19 कितने हो गए, 28 नंबर। बात समझ आ रही है। कहीं रट्टे की बात आई, कहीं रट्टे की जरूरत पड़ी, कोई नहीं पड़ी। इससे पिछली अटेम्प्ट में चलते हैं आगे जी। सितंबर 2022 की अटेम्प्ट आ गई है, सितंबर 2022 की अटेम्प्ट आ गई है। क्वेश्चन नंबर आ गया जनाब सेल टैक्स वाला 6। Under the provision of Sale Tax Act 1990 and rule made thereunder, explain whether the following person are required to be registered with the Inland Department. वही registration, who is required to be registered? सेक्शन 14। उसने सेक्शन 14 जबानी नहीं पूछा, ये पॉइंट लिख के दें, ये लिख के दें, ये लिख के दें, नहीं। उसने कहा यार ये एक मैन्युफैक्चरर है, ये रिटेलर है, ये डिस्ट्रीब्यूटर है, बताओ इसने रजिस्टर्ड होना है कि नहीं होना। बात समझ आ रही है। और इस अटेम्प्ट के लिए लिख लें, हो सकता है टीयर 1 के रिटेलर को वो पूछे आपसे, लिखें अपने पास कहीं कहीं जो नुज़ूल जाहिद कवि है उसमें लिखें कि भाई टीयर 1 के रिटेलर को ख्याल से करके जाना है आपने, यानी रिटेलर के ऊपर फोकस करके जाना है इस अटेम्प्ट में, थ्योरेटिकल डिस्कशन के लिए भी। मैं भी समझाता भी हूं। हाँ लिख दिया, सही किया, जिससे अच्छा किया लिख दिया। गुड एक्सपोर्टेड शैल बी चार्ज टू टैक्स एट द रेट ऑफ 0%। व्हाट आर द एक्सेप्शन टू दिस रूल? 4 और 3 7 और 19 नंबर का न्यूमेरिक। बात समझ आ रही है। कितनी अटेम्प्ट हो गई हैं? 3। चलें एक चौथी भी कर लें, फिर बात करते हैं। चौथी अटेम्प्ट पर आ जाए जी। वही गुड एंटर्ड फॉर एक्सपोर्ट बट नॉट एक्सपोर्टेड, गुड इंटेंडेड फॉर री इम्पोर्ट, गुड एक्सपोर्टेड टू अ कंट्री। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? मुझे याद हो गया तुम लोगों से ज्यादा, तो मैंने तो पेपर भी नहीं देने अब। अच्छा जी, मार्च 2022, मार्च 2022, क्वेश्चन नंबर 6। Following are the independent transactions carried out by different enterprises during the month of February 2022. In the light of the provision of Sale Tax Act 1990 and rule made thereunder, state the value of supply. ये देखें, ये लिखा हुआ है कि भाई ये 4 बातें इंपॉर्टेंट हैं। भाई अब क्लासें ना पढ़ाएं, मिनट बाद तुम्हें डिस्कस करते रहें। न्यूमेरिक नहीं है, थ्योरी है।
वैल्यू ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई हमने पढ़ा था, एसोसिएट को क्या होगा, डिस्काउंट हो तो क्या होगा, थर्ड शेड्यूल आइटम हो तो क्या होगा, एग्जैक्टली वहीं से उठा के एज इट इज, ठीक है ना। इसके बाद एक और छोटी सी चीज, क्वेश्चन नंबर 6 भी देखें। अंडर सेल टैक्स एक्ट 1990 एंड रूल मेड देयर अंडर ब्रीफली डिस्कस द चार्जेबिलिटी ऑफ सेल टैक्स इन केस ऑफ रिटेलर, ठीक है ना। मैं फिर कह रहा हूं, ये कौन सी अटेम्प्ट थी, स्प्रिंग बाय, मार्च 22, मैं कह रहा हूं मार्च 24, फिर रिटेलर को फोकस कर लेना। अच्छा जी आगे चलें। एसएल परचेज कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट फ्रॉम टीपीएल इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। चलो ये मैंने अभी बनाया हुआ है, ये मैं आपको करवाता हूं। ये वाला जो पार्ट है ना, ये डेबिट क्रेडिट नोट का, अब देखें एक रटा था ना डेबिट नोट क्रेडिट नोट, हमने आपको डेबिट क्रेडिट नोट कैसे पढ़ाए थे, हमने आपको डेबिट क्रेडिट नोट ऐसे पढ़ाए थे। ये तो वो 10 बातें थी जिसके ऊपर चलना था, फिर हमने कहा यार डेबिट नोट क्रेडिट नोट होता क्या है, और फिर ये लिखा हुआ था यहां पर, क्या जी, सेल परचेज रिटर्न कैसे होती हैं, सेल्स रिटर्न बायर विल इशू डेबिट नोट, परचेज रिटर्न बायर विल इशू, नीचे एक जुमला लिखा हुआ है, डेबिट नोट हमेशा खरीदार इशू करेगा, ठीक है ना। अब सवाल में क्या बात आएगी, अगर लिखा है कस्टमर विल इशू डेबिट नोट, अगर कस्टमर ने किया तो ये क्या है, और अगर कंपनी ने किया तो बायर, उस ट्रांजैक्शन में बायर कौन है, डेबिट नोट हमेशा उसने इशू करना है। यहां से सवाल बनाया एग्जामिनर ने। अब आप देखें, जो आप किताबें, जो नोट्स आप पढ़ के जा रहे हो तो फिर क्या होगा, और अगर ऐसे करके जा रहे हो तो क्या होगा। अब ये सवाल आया हुआ है जो अभी इस अटेम्प्ट का सवाल है। एसएल परचेज कॉस्मेटिक प्रोडक्ट फ्रॉम टीपीएल in the month of October 2021, SL receive a consignment of 500 units from, on delivery SL found that 50% of the items were expired and decide to return them. Both SL and TPL are registered under Sale Tax Act 1990 and file sale tax return on regular basis. Under Sale Tax Act Rule 2006, specify the document which must be issued by SL on return of good to TPL. अभी भी उसने ना आसान करके पूछा, लिखना चाहिए था what document should be issued under the above situation. नहीं, उसने खुद ही बता दिया कि किसने इशू करना है, एसएल कौन है, डेबिट नोट इशू होगा। बात समझ आ रही। अब जब बच्चा ऐसे करके गया, उसे इजीली पता चल गया कि बायर ने ही डेबिट नोट इशू करना है। SL shall issue a debit note in respect of goods return, और फिर उसके कंटेंट क्या है भाई, नाम, रजिस्ट्रेशन, अपना भी बताओ, उसका भी बताओ, ये सारा कुछ। बात समझ आ रही। अब ये बात एग्जामिनर ने पूछ लिया है, आइंदा पूछने लगेगा तो फिर यहां से थोड़े पूछेगा, फिर हमारी इस स्लाइड से पूछेगा। जब अगली दफा एग्जामिनर यहीं घुसेगा तो फिर यहां होगा ना खड़ा हुआ वो, क्या जी, चेंज इन वैल्यू ऑफ सप्लाई। अगर रिटर्न है तो रिटर्न हमेशा, रिटर्न है तो रिटर्न का नोट हमेशा बायर इशू करेगा। चेंज इन वैल्यू ऑफ सप्लाई, इफ इंक्रीज सप्लायर शैल इशू डेबिट नोट, बेचने वाला ही कीमत कम या ज्यादा करेगा। अब बाद में याद आया कि यार कीमत ज्यादा थी, कम थी, तो ये हमेशा सेलर करेगा। लेकिन अगर सेलर ने कीमत बढ़ानी है तो डेबिट नोट इशू करेगा, कीमत कम करनी है तो क्रेडिट नोट इशू करेगा। बात समझ आ रही। अब अगर यहीं से एग्जामिनर ने ऐसे ही जहन बना के यही सिनेरियो बना लिया तो देखें, मैंने उसको थोड़ा सा ऐसे लिख दिया, वही सारा कुछ कहानी वही रखी मैंने। एसएल परचेज कॉस्मेटिक प्रोडक्ट फ्रॉम टीपीएल in the month of October 2021, SL receive a consignment of rupees 500 from TPL. After delivery, TPL realized that its value should be 550.
बोथ एसएल एंड अब किसने इशू करना है, क्या इशू करना है, हमने देखना है कीमत बढ़ानी है कि कौन इशू करेगा, बेचने वाला। बेचने वाला कौन है, टीपीएल। टीपीएल शैल इशू डेबिट। बात समझ आइए, टीपीएल शैल इशू डेबिट नोट। ये जो डेबिट क्रेडिट नोट है ना, इसे अच्छी तरह कर जाना, फिर ना कहना खबर ना हुई। हाँ, फिर ना कहना खबर ना हुई, बिल्कुल ऐसे ही है, फिर ना कहना खबर ना हुई। और ये तो 70% पढ़ाने वाले टीचर्स के अपने क्लियर नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। बच्चा बेचारा क्या करेगा, ये तो टीचर्स के क्लियर नहीं है कि डेबिट क्रेडिट नोट का क्या मतलब है। हाँ जी, बात समझ आ गई है। क्या हुआ, वैल्यू इंक्रीज करनी है। एग्जामिनर का दिल करे तो यहां घुस जाए, वही सारी सिचुएशन है। 5 लाख, वो कहता है रियलाइज हुआ 4.5 लाख कीमत होनी थी। कीमत कम कौन करेगा, हमेशा सैलरी करेगा, बेचने वाला ही करेगा। टीपीएल शैल इशू क्रेडिट नोट। बात समझ आ रही है। तो एक तो ये डेबिट क्रेडिट नोट अच्छी तरह से आपने ध्यान में क्लियर, बस यही लेवल है जो आपसे उसने पूछना। बात समझ आ रही है। अच्छा जी, डेबिट क्रेडिट नोट क्वेश्चन नंबर 6 था ये हमारा। आपने देखा कि उसने आपके रटे को कोई खास लिफ्ट नहीं कराई। और मजे की बात भी बताऊं आपको, ये जो डेबिट क्रेडिट नोट जिसके बारे में मैंने अभी आपको एक कमेंट दिया है कि अभी तो आधे पढ़ाने वालों के भी कॉन्सेप्ट इसके क्लियर नहीं है। 15% इस पे सिर्फ बच्चे पास हुए थे इस अटेम्प्ट के, इस वाले पार्ट में, बिकॉज ये वाला मोस्ट कंफ्यूजिंग है। लेकिन अल्लाह के हुक्म से जब आप जा रहे होंगे ये आ गया तो आपने छिका मारना है सीधा ही, बिकॉज ये फिर ही तो पता चलेगा। बस बात समझ आ रही है, फिर ही तो पता चलेगा कि कहाँ बैठे हैं। इसलिए भाई थोड़ा तवज्जो के साथ, दिमाग के साथ काम करने की कोशिश करनी है। आपकी जो सिर्फ मेमोराइजिंग पावर है, जिसके बारे में आप सोचे सर ये सर वो सर फुला सर दिमाग, अब ये पास पेपर है ना, पिछली 4 अटेम्प्ट हो गई हैं आपकी। कोई आई कैप से अलग से कोई मुकदमा तो नहीं चल रहा ना आपका, कि आपकी दफ़ा कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस आने हैं, नहीं, वैसे ही आने हैं ना, जैसा ट्रेंड चल रहा है, जैसा पास पेपर चल रहे हैं। तो आप इसमें देखें कि सिर्फ इवन ये वाली स्लाइड आप जिसको हम कह रहे थे कि न्यूमेरिक के लिए, ये एक्चुअली न्यूमेरिक के लिए नहीं है, टोटल सिलेबस यही है। ये 11 पॉइंट ही टोटल सिलेबस है। लेकिन हम डरते हुए नहीं बोलते कि यार नहीं, टीचर ने सारा कवर तो करवाना है ना, सारी बातें करनी है। लेकिन अगर ये 11 पॉइंट जो यहाँ लिखे हुए हैं, ये पूरे 28 नंबर का सारा कुछ इसके अंदर से ही आता है, इससे बाहर कुछ नहीं आता। आपने फिर भी याद करके जानी है डेफिनेशन, कोई पता नहीं होता, एग्जामिनर किसी भी अटेम्प्ट में बोंगी मार देता है, ठीक है ना। लेकिन जर्नली ट्रेंड ये नहीं है, जर्नली ट्रेंड ये है जो आप समझ रहे हो यहां पर। बात समझ आ रही है। एक डेफिनेशन को हम जरा थोड़ा सा कवर कर लें पहले, और वो भी मैंने कहा कि रिटेलर को हमने समझना। अच्छा, रिटेलर और एक है कॉटेज इंडस्ट्री। ये जो था ना, एक तो मार्च 2022 नहीं 23, इस टाइम में मैंने ये अपना 360 वाला क्वेश्चन वो किया था ना, लॉन्च किया था मैंने। तो मैंने वहाँ एक बात की, और फिर वही बल्कि उस लेक्चर, वो वीडियो पड़ी होगी कहीं पे सोशल मीडिया पे भी, वो सारा पड़ा। वहाँ मैंने कहा था कि ध्यान कर लेना कॉटेज इंडस्ट्री का। कॉटेज इंडस्ट्री के 2 एस्पेक्ट आमतौर पर बच्चे किताब नहीं आपको हाईलाइट कर रही है। एक है सप्लाईज फ्रॉम कॉटेज इंडस्ट्री और एक है सप्लाई टू कॉटेज इंडस्ट्री। अब ये वाला कॉन्सेप्ट ना ऐसे हाईलाइट नहीं हुआ कहीं पर। सप्लाईज फ्रॉम कॉटेज इंडस्ट्री का मतलब क्या है, दीज आर परचेजेस फ्रॉम कॉटेज इंडस्ट्री इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी, परचेजेस आर ट्रीटेड लाइक परचेजेस फ्रॉम, ठीक है ना। और फर्दर 4% इसके ऊपर नहीं लगे। इस पे तो लगना ही नहीं था, इस पे तो 18 भी नहीं लगा, तो इधर आएगी। क्या लिखा हुआ है जी, सप्लाई टू कॉटेज इंडस्ट्री, दीज आर सेल टू कॉटेज इंडस्ट्री, सेल टैक्स विल बी चार्ज एट नॉर्मल 18% ऑफ द वैल्यू ऑफ सप्लाई और रिटेल प्राइस, जैसी सिचुएशन होगी। फर्दर टैक्स एट 4% विल नॉट बी चार्ज।
अब ये कॉन्सेप्ट कहीं पूरी किसी जगह लिखा हुआ नहीं है, इससे पहले कभी टेस्ट नहीं हुआ। और मजे की बात है, आप मार्च वाला सवाल उठा के देखें, उसमें ये दोनों एंगल टेस्ट हुए उसी अटेम्प्ट में। ये वाला एंगल भी टेस्ट हुआ, ये वाला एंगल भी टेस्ट हुआ। ये फायदा होता है 360 पे सोचने का, करने का, कि आप कंप्रीहेंसिव होना शुरू हो जाते हो। तो आपने मार्च वाला सवाल जरूर जाकर देखना है, उसमें ये दोनों एंगल टेस्ट हुए और फिर वो हुआ कि अच्छा नहीं जी, सर को तो पेपर पता था, सर को तो नहीं, पेपर नहीं पता होता, ये अल्लाह ताला की तरफ से हो रहा होता है, ठीक है ना। ये वाला एस्पेक्ट आपने बड़ा अच्छा से तैयार करके जाना है। अब आते हैं हम एक, ये सारा काम हमने किया हुआ है, ये सारा काम हमने किया हुआ है। एक अहम बात जिसकी तरफ शायद एग्जामिनर चला ना जाए, हम कह रहे हैं कि रिटेलर को थोड़ा सा एक दफा फिर देख लें। रिटेलर में दो बातें डिस्कस हो रही हैं। एक को हमने कहा हुआ है टीयर 1 रिटेलर और दूसरे को हमने कहा हुआ है अदर देन टीयर 1 रिटेलर। एक तो अगर उसे रटे वाली बात पूछने की आ गई ना जरूरत, तो हो सकता है वो ये पूछ रहा हो कि यार टीयर 1 रिटेलर कौन होते हैं, कहते नहीं तुम कौन होते हो, ठीक है ना, तो वो इस तरह की बात ना पूछ ले। तो टीयर 1 रिटेलर कौन लोग हैं, ये डेफिनेशन आपने समझ के जानी है, पढ़ के जानी है, रटा लगा के जानी है। इससे सिनेरियो भी बन सकता है और अदरवाइज भी। टीयर 1 रिटेलर कौन है? 7 लोग हैं जो टीयर 1 में फॉल करते हैं। आ जाएगी आपके पास थोड़ी देर के बाद, ठीक है ना जी। न्यू स्लाइड है, इसमें कुछ चीजें मैंने ऐड कर दी हैं, उसी स्लाइड में कुछ चीजें ऐड कर दी। जाहिर है जब मुझे लगा कि यार रिटेलर आना जाए तो मैंने फिर उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस क्रिएट किया। देखें जरा, वैसे तो ये डेफिनेशन आपकी किताब में मौजूद है, लेकिन मैंने उसको थोड़ा समराइज कर दिया। टीयर 1 रिटेलर, रिटेलर दैट मीट एनी वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया। नंबर 1, नेशनल और इंटरनेशनल चेन्स। कोई ऐसा रिटेलर जो अपनी चेन बना के काम कर रहा हो, अल-फते हो गया, ठीक है ना, और कोई दुकानों के नाम ले रिटेलर टाइप के, कोई भी यूरो स्टोर, फुला, जो चेन बना के काम कर रहा है, ठीक है ना, डिसेंट स्टोर, यूरो स्टोर, फुला स्टोर, डिमार्क स्टोर। नेशनल या इंटरनेशनल। इंटरनेशनल में क्या आ गया जी, कारफोर आ गया जी, फुला आ गया जी, ठीक होगी बात जी, जो चेन बना के काम कर रहे हैं। अच्छा जी, दूसरा, ऐसा बंदा जो एयर कंडीशन शॉपिंग मॉल प्लाजा में काम कर रहा हो, वो कहता है एसी बंद कर दो, फिर मसला नहीं है, लेकिन अगर लोग एसी में फिर रहे हैं तो तुम्हारी ऐसी थी तैसी। वो कह रहा है लेकिन फिर भी वो जो मॉल के अंदर बाहर स्टॉल लगे हुए हैं ना, जैसे आप पैकेजेस मॉल में चले जाएं, इधर चले जाएं, एम्पोरियम में चले जाएं, तो एक तो है ना शॉप्स हैं, वो सब रिटेलर की डेफिनेशन में आ गए। टीयर 1 रिटेलर है, वहां जो भी बंदा बैठा है, भले उसकी एक ही दुकान है, वो टीयर 1 का रिटेलर है, क्योंकि उस मॉल में एसी चल रहा है। लेकिन उसी मॉल में वो जो बाहर स्टॉल लगा के बैठे हुए हैं, ज्वेलरी वाले, परफ्यूम वाले, कोई कोन वाला, कोई फुला वाला, वो शामिल नहीं है, एक्सक्लूडिंग, ये बात स्टॉल को कहते हैं, यही कहते जो लिखा हुआ है। ठीक होगी बात, कोई पता नहीं, मेरे से आप नहीं पढ़ा जा रहा। आगे चलते हैं। ऐसे लोग, ऐसा रिटेलर जो यहां ना बैठा हो, बाहर बैठा हो, लेकिन उसका बिल जो है 12 लाख रुपया आ जाए साल का, क्यूमुलेटिव बिल अगर 12 लाख आ रहा है, यानी वैसे समझने के लिए अगर लाख रुपया महीने का बिल आ रहा है तो कहता भाई टैक्स भी दो। अगर तुम्हें महीने का लाख रुपया बिल आ रहा है तो गैरत क्यों नहीं आ रही है? वो ये कहना चाह रहा है असल में कि टैक्स दो भाई को, हुकूमत को पैसे दो। लेकिन बात क्यूमुलेटिव की हो रही है, ठीक है ना। एक साल में अगर क्यूमुलेटिव बिल जो है 12 लाख रुपए आ चुका है तो फिर भी आप क्या है, टीयर 1 रिटेलर हैं। टीयर 1 12 लाख से ज्यादा, हाँ 12 लाख हो तो एक्सीड, ठीक हो गया, शाबाश शाबाश। ऐसा रिटेलर जो होलसेल कम रिटेलर हो, होलसेल भी करे और रिटेलर भी करे जी। उसके बंदे, उस 1 मीटर का तो नहीं लिखा हुआ, रिटेलर हुज क्यूमुलेटिव इलेक्ट्रिसिटी बिल ड्यूरिंग प्रीसीडिंग 12 मंथ, भले क्यूमुलेटिव 2 हो 3 हो इकट्ठा है। इसका हल ये नहीं है, इसका हल है जनरेटर लगा ले, इसका हल है सोलर लगा ले,
वो पैसे दे के पता चलता है, ऐसे तुम्हें फ्री पूछने। अच्छा जी, होलसेलर अगर कोई बंदा है, ये भी टीयर 1 में है। पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम, ऐसा रिटेलर जो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड स्वैप करके पेमेंट ले ले, वो बंदा भी टीयर 1 है। रिटेलर हु हैव एक्वायर्ड पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम फॉर एक्सेप्टिंग पेमेंट थ्रू डेबिट क्रेडिट कार्ड, ये भी क्या हो गए, रिटेलर हो। यानी कोई ऐसा फार्मेसी वाला है जो आपसे क्रेडिट कार्ड भी ले लेता है, फिर वो टीयर 1 रिटेलर हो गया। कोई ऐसी महल्ले की दुकान है जो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से भी पेमेंट ले लेता है, वो टीयर 1 का रिटेलर हो गया। ऐसे रिटेलर जिनका, ये रटा लगा लेना है, ऐसे रिटेलर जिनकी 236 और 236 जी में टैक्स कट रहा हो एक लिमिट से ज्यादा, अभी ये लिमिट अनाउंस नहीं हुई है, ठीक है ना, बस इसे ऐसी सोच लेना, वो भी टीयर 1 का रिटेलर आ गया। इसके अलावा 6 लोगों को गर्दन से पकड़ के हमने डाल दिया टीयर 1 में। फिर वो कहते हैं यार जिसका दिल करेगा उसको भी पकड़ लेंगे, ठीक है ना। आपको अदर पावर्स भी तो लेनी है ना, अदर पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन, बोर्ड के पास ये इख्तियार भी है। एक तो ये डेफिनेशन रटा लगा के जानी है आपने, लिखी हुई है कहीं है, रिटेलर के साथ को कहीं को लिखना है, इसके दरमियान में कहीं लिख दियोगे, है ये डेफिनेशन है। अच्छा समझ आ गई बात। 7 लोग आगे रिटेलर, एक तो ये तरीका हो सकता है। एक जैसे हम सवाल क्रिएटिव देख रहे हैं, अगर इस तरह सवाल बना तो फिर एग्जामिनर ऐसे बिहेव कर सकता है। In Pakistan, Mr. Ali owned the retail store Ali Electronics located in a busy market of Karachi. His store is not part of any national or international chain, not is situated in an air-conditioned mall. However, Mr. Ali's store has been substantial growth and his cumulative electricity bill for the last 12 months amount to 1.5 million. फंस गया। Additionally, Ali Electronics recently started accepting payment through debit and credit का, ऐसे कहानियां बना के सवाल बन सकते हैं। समझ आ रही बात। एक तो ये कहानी हो सकती है कि भाई क्या करें, डिटरमिन वेदर अली इलेक्ट्रॉनिक्स क्वालिफाइड एज टीयर 1 रिटेलर। समझ आ रही बात, ठीक होगी ना बात। अच्छा जी, एक तो ये हो गया, ये टीयर 1 रिटेलर है, इन्होंने नॉर्मल बंदे की तरह से डेबिट करे, वो इनपुट आउटपुट एडजस्टमेंट लेनी है और ये काम करना है, ऐसे ही है ना। और जो इस 12-7 जो हमने शिकंजे लगाए हैं, इसमें नहीं फंसा है और अदर में भी नहीं फंसा, 7 आ गए ना, वो आगे अदर देन टीयर 1 रिटेलर। इसको हम कह रहे हैं कि ये क्या है, टैक्स ऑन रिटेलर। रिटेलर अब कौन रह गया, अदर देन टीयर 1, ठीक है ना। टीयर 1 कैटेगरी रिटेलर शैल पे टैक्स इन नॉर्मल मैनर एज स्टैंडर्ड रेट ऑफ 18% टैक्स शैल बी चार्ज फ्रॉम रिटेलर अदर देन टीयर 1, उन पर हम बिजली के बिल के जरिए से लेंगे सेल टैक्स एट 5% वेयर द मंथली बिल अमाउंट डज नॉट एक्सीड 20,000। अगर 20,000 से बिजली का बिल कम है तो जितना बिजली का बिल आएगा उसमें 5% हम सेल टैक्स चार्ज कर लेंगे, और अगर 20,000 से ज्यादा है तो फिर 7.5% ऑफ बिजली के बिल के हम टैक्स चार्ज कर लेंगे। इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर शैल डिपॉजिट द अमाउंट सो कलेक्टेड डायरेक्टली विदाउट एडजस्टिंग अगेंस्ट दिस। वो कहता है अब ये ना वापडा वाले ही अपने इनपुट आउटपुट, वो कहता है इसका वही वाला सा कैटेगरी होगी जैसे वो 4% की है कि भाई ये पैसे आपने हमें ही देने हैं, अपने इनपुट आउटपुट में एडजस्ट नहीं कर लेने। ठीक होगी बात। नीचे ये एक बात और लिखी हुई है आपकी आई कैप की किताब में, अगरचे ये गलत लिखा गया लेकिन बहरहाल अब किताब में कुछ है तो हम उसे को पढ़ लेते हैं। लिखा है द अबव टैक्स ऑन अदर देन टीयर 1 रिटेलर इज other than normal tax 18%, further tax of 4% and अब यहां लुक गया आई कैप। नहीं, ये पता किसका जिक्र हो रहा है,
ये नहीं, ये इनपुट की नहीं बात हो रही है, ये वहाँ जो जब लॉ को खोलते हैं ना वहाँ लिखा हुआ है कि वापडा ने जो एक तो वापडा ने ये 5% लेना है ना, एक ये 7% लेना है ना, वापडा ने भी तो अपनी सप्लाईज का 18% लेना है। और अगर कोई वो वाला बंदा हुआ जिसको 4% भी चार्ज करना है, वैसे तो वापडा में निकले हुए हैं वो सारे लोग, ठीक है ना, तो वो कह रहा है उनके अलावा है ये वाला टैक्स। ये असल में ये बात लिखी हुई है। जब हम ओरिजिनल लॉ पढ़ते हैं ना, वहां जो इस बात के लिखने का मतलब है वो ये मतलब है कि भाई क्योंकि अब टैक्स कौन कलेक्ट कर रहा है, वापडा वाला, तो वापडा वाला कहे भाई आपने कहा था 5% लेना है, ले लियो। कहता और नहीं बेवकूफ आदमी, अपना 18 तो लेना ही था तुमने बिजली के बिल का। वो कह रहा है सिखों वाला काम नहीं करना, ये 18 लेने के बाद हमारा भी 5% लेना है या 7.5%। जैसे कहीं लंगर बैठ रहा हो ना, तो कहते हैं भाई अपना ले ला, मेरा भी लेके आना है, जैसे नाश्ते वाले दिन तुम लोग करते हो, ठीक है ना, उस दिन सारे आ जाते हैं क्लास पढ़ने। बात समझ आ गई है? रिटेलर को दोनों एंगल से देखकर जाना है, टीयर 1 एंड अदर देन टीयर 1। एक कहानी और छोटी सी रिटेलर की किताब में भी लिखी हुई है, उसने कहा जी रिटेलर जो है ना, उसको चाहिए कि वो क्या करे, पॉइंट ऑफ सेल इंस्टॉल करे। कौन सा रिटेलर? जाहिर है टीयर 1 वाला। बड़ा रिटेलर तो वही रह गया ना, छोटे को तो हमने छोड़ ही दिया है। उसने कहा छोड़ो यार, इसकी सेल सूल का हिसाब नहीं रखना। छोटा तो टीयर 1 के अलावा कौन बचा है? वो तो मन्ने की दुकान बची है ना, छोटी छोटी दुकानें, क्योंकि अब तो छोटी सी दुकान ने भी एसी लगा रखा है, तो जैसे ही एसी लगाया तो टीयर 1 हो गया आप, ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी दुकानें रह गई हैं, छोटे छोटे लोग रह गए, बाकी उनका बिजली के बिल से थोड़े से पैसे ले लेते हैं। अच्छा जी, वो कहता है अगर टीयर 1 वाले ने पॉइंट ऑफ सेल इंस्टॉल नहीं किया तो वो कहता है कि फिर वो 60% इनपुट लेगा। ये प्रोविजन से मुझे डर लग रहा है, अल्लाह करे ऐसा हो ना, लेकिन पता नहीं क्यों रात मुझे एक फीलिंग आ रही थी कि कहीं इससे तो नहीं कोई 5 नंबर का न्यूमेरिक अलग बना लेगा। जरा पढ़ते हैं ये क्या है। इन केस अ टीयर 1 retailer does not integrate his retail outlet in the manner as prescribed, a tax period or part thereof, adjustment in input tax for the whole of the tax period shall be reduced by, यानी जो हम 90% वाला उसूल लगा रहे हैं ना, वो कहता है अब इनपुट 60% लेगा फिर वो। अब मैंने इसको सोचा रात के, अगर ये वाली बात से एग्जामिनर ने सोचना शुरू कर दिया तो उसके दिमाग में क्या आएगा, तो मेरे दिमाग में ये आया। Zahir is registered under Sale Tax Act 1990 as Tier 1 retailer। अब फिर ये क्रिएटिव बात हो रही है जो कभी आज तक इससे पहले नहीं पूछी गई है। Following information has been extracted from the record for the month of February 2024. Local purchases from registered supplier 23 million, from registered supplier third schedule item 18% वाली, from registered supplier third schedule item 25% वाली, from unregistered supplier, ये हमने माल खरीदा हुआ है रिटेलर ने, ठीक है ना। अब क्योंकि ये रिटेलर ही है तो उसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि 5 नंबर का उसने सेपरेट सवाल पूछना है। अब ये ना कहे कि ये जनाब वैल्यू ऑफ सप्लाई हो थी, होलसेल वो रिटेल प्राइस ये थी। अगर ये कहेगा तो इसकी एडजस्टमेंट हमें ऑलरेडी करनी आ गई हुई है। वो कहते हैं सप्लाईज जो हैं, सप्लाई टू एंड कंज्यूमर, नॉर्मल सप्लाईज, सप्लाईज ऑफ थर्ड शेड्यूल आइटम, सप्लाईज ऑफ थर्ड शेड्यूल आइटम 25% वाली, ये सप्लाईज हैं। इन सब के ऊपर इसके ऊपर 18%, इसके ऊपर 18%, इसके ऊपर 25% ले लेते हैं, ये हमारा आउटपुट टैक्स है। इन सब के ऊपर इसके ऊपर 18%, इसके ऊपर 18%, इसके ऊपर 25%, इसके ऊपर कुछ नहीं, इन 3 को इकट्ठा कर लेते हैं। अब वो कह रहा है कैलकुलेट सेल टैक्स पेएबल बाय रिटेलर इफ ही डज नॉट इंटीग्रेट हिज रिटेल आउटलेट इन द मैनर प्रेस्क्राइब्ड ड्यूरिंग अ टैक्स पीरियड। बात नजर आ रही? अब इस टैक्स का क्या ले लें 60%, और वो इसमें से एडजस्टमेंट होगी। नजर आइए कहानी। अगर एग्जामिनर ने इस वाली, क्योंकि ये वाली लाइन आई कैप ने अपनी किताब में डाल दी है,
जी नहीं, द एडजस्टेबल इनपुट टैक्स फॉर होल ऑफ द टैक्स पीरियड शैल बी रिड्यूस्ड बाय 60%। हाँ 40% रह जाएगा, यानी 60% डिसला हो जाएगा, यही कह रहा हूं, 60% डिसला हो जाएगा। नहीं, अब 90 वाली खत्म हो जाएगी फिर, क्योंकि जब कोई स्पेशल क्लॉज आ जाए तो जनरल क्लॉज खत्म हो जाती है, ठीक है ना। तो स्पेशल क्लॉज आ गई है, वो कह रहा है भाई इसका 60% डिसलॉ, अब तो पीछे सजाए मौत ही देना रहेगी ना, 60% आपने डिसलॉ कर दिया। इनपुट टैक्स, इन 3 पर इनपुट निकालना है, उसका 40% इस आउटपुट के अगेंस्ट एडजस्ट करके बाकी का पे करें। कहानी समझ आई है? ये तो रिस्क एरिया आ गया ना। अगर एग्जामिनर कोई क्रिएटिव बात करना चाहे, पिछली सारी बातें चल रही हैं, कोई टेंशन नहीं है, कोई मसला नहीं है। अब जरा कुछ 1-2 बातें का मुराकबा ही कर लेते हैं बैठ के, ठीक है ना। तो फिर सोचा कि क्या होगा, तो ये पता चला ये हम इस्लामिक मरकज शायद इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी, इंसान को जानवर बनने में इतना ही टाइम लगता है, बेसिकली सिर्फ एक ही जुमला काफी। ये बात समझ आ गई जी? तो ऐसी कोई बात अगर हुई तो इसके ऊपर अभी 20 नंबर वाला सवाल नहीं क्रिएट हो सकता, क्योंकि तो फिर सारे ही लोग फेल हो जाएंगे ना। ये बात तो किसी ने सोची नहीं होनी ना। हाँ, इसके ऊपर कोई सवाल आएगा, वो जो स्टाइल चला 5 नंबर का, अलग एक छोटा सवाल बना लें। जब 5 नंबर या 3 नंबर का सवाल बनना है तो फिर इसमें कुछ नहीं होगा, फिर सिंपल ऐसे ही होगा और कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी। लेकिन अगर कोई एडजस्टमेंट आ गई तो हमें एडजस्टमेंट करनी आती हैं। अच्छा, एक टॉपिक चल रहा है जो कि पिछली तीनों अटेम्प्ट से एग्जामिनर उसको थोड़ा सा टच कर रहा है। और वो टॉपिक क्या है कि हमने कहा था अगर कोई चीज अंडर वारंटी रिप्लेस हो जाए तो क्या होता है, ठीक है ना। अगर कोई चीज अंडर वारंटी रिप्लेस हो जाए तो क्या करना है। हमने कहा उसे सेल नहीं रिकॉर्ड करना। वो अंडर वारंटी का मतलब था, मैंने लास्ट टाइम आपको समझाया था, उस वक्त ही वैल्यू ऑफ सेल बढ़ी हुई थी ना, क्योंकि अगर एक चीज विद वारंटी 10,000 की मिल रही है तो विदाउट वारंटी 8,000 की मिल रही थी, तो 2,000 यहाँ पहले ही ऐड हुआ था। अब अगर वारंटी की रिप्लेसमेंट आ गई है तो कोई सेल टैक्स चार्ज होना भी नहीं है। और वैसे भी अगर हम रियल लाइफ में जाएं तो जब कोई चीज़ आपकी अंडर वारंटी चेंज होती है, जैसे मैंने किया से अपना सिलेंसर चेंज करवाया, कोई तकरीबन 1.5 लाख रुपए का सिलेंसर था, उन्होंने मेरे से 1 रुपया नहीं लिया, ठीक है ना। फिर एक वो मोटर मैंने पिछले दिनों चेंज करवाई, दैट वाज अराउंड आई थिंक 56,000 की थी, उन्होंने मेरे से 1 रुपया नहीं लिया। तो अंडर वारंटी का यही मतलब था ना। तो सेल तो कुछ नहीं हुई। हाँ, जब उन्होंने किया गाड़ी में ये वारंटी ऐड की थी तो उस वक्त तो मैंने सेल टैक्स पे किया हुआ है ना। ये कॉन्सेप्ट है। अब इस कॉन्सेप्ट को डेविएट किया एग्जामिनर ने, जरा क्रिएटिविटी की। उसने कहा जी चीजें रिप्लेस कर दी हैं जो कि वारंटी में नहीं है। अब यहां से इंटरेस्टिंग काम शुरू है। वो कहता है हमने एज अ गुडविल जेस्चर कर दिया। बात समझ आ रही? आप समझें कि जी मेरी गाड़ी की वारंटी खत्म हो गई है, मैं अब गया हूं किया वाले कहते चलो यार कोई बात नहीं, अब भी हम कर देते हैं एज ए गुडविल जेस्चर। अब ये फ्री सैंपल हो गया एक किस्म का, ये तो सप्लाई ट्रीट होगा। बात समझ आई ना? अब हाँ, हम जनाब बिजनेस प्रमोशन के, इसका मतलब है तो बिजनेस प्रमोशन हो गई है। वारंटी वाला कॉन्सेप्ट तो खत्म हो गया कि भाई वैल्यू ऑफ सप्लाई पहले ही ओवर स्टेटेड है ड्यू टू वारंटी। विदाउट वारंटी कोई चीज रिप्लेस हो गई है, इसका मतलब है इसे सप्लाई ट्रीट करें, इसे सप्लाई चार्ज करें। ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट पिछली अटेम्प्ट में एग्जामिनर ने इंसर्ट किया। देखें जरा, लास्ट अटेम्प्ट का सवाल खोलें। अब क्वेश्चन नंबर 7 या 9 कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 7। परचेजेज ऑफ टैक्सेबल गुड फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूड, इस टैग के साथ वो शुरू हुआ। सेकेंड पॉइंट, ग्लास बॉटल वर्थ 4 million, among these 20% of the total cost represent
to bottle that sustained damage in their transit due to accident. ग्लास बॉटल्स हमने खरीदी थी, जो एक्सीडेंट हुआ, और 20% जो बॉटल्स हैं वो शायद खराब हो गई हैं, whatever. As a goodwill gesture, as a goodwill gesture, as a goodwill gesture, not warranty, the supplier provided replacement bottle without any additional consideration. अब उसने ना बड़ा कोशिश की कि मैं बच्चे को ना पहुंचा दूं वहां तक जहां उसे पहुंचना चाहिए. उसने कहा, और इसके साथ उसने सेल टैक्स इनवॉइस भी भेजी है. अ कंप्लेंट बाय अ सेल टैक्स इनवॉइस. बच्चा वहां बैठा क्या सोच रहा है कि फ्री मिली है. नहीं, फ्री तो आपको कोई चीज वैसे भी मिले तो क्या से फ्री सैंपल सेलेबल नहीं है, सेलेबल है. इसका मतलब है 4 मिलियन का लें 20%, 0.8 शुड बी रिकॉर्डेड एज एडिशनल सेल. जो सेलर था, अगर उसकी सेल रिकॉर्ड हुई है तो हमारी परचेज भी तो रिकॉर्ड होगी ना. फिर अब यहां ये नहीं सोचना कि यार ये तो पहले ही शामिल थी. भाई पहले तो 4 मिलियन शामिल थी ना. अगर आपने कोई वारंटी नहीं ली हुई थी, कोई चीज आपकी अंडर वारंटी नहीं थी और आपको दोबारा खरीदनी पड़ जाती तो क्या करना पड़ना था. बात समझ आ रही है. इसका मतलब है ये वाली बात हमने यहां एज अ सेल रिकॉर्ड करनी थी. बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है. अच्छा, अब आपने ना भाई ये इसको शेयर कर दो ग्रुप में. हमने ये जो लास्ट 2 अटेम्प्ट है ना, इनके सवाल को हमने अपने वाले पैटर्न पे दोबारा सॉल्व कर दिया, क्योंकि आईकैप ने क्या किया, उसने डायरेक्टली कैलकुलेशन शुरू कर दिया. ठीक है ना. तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे. हम तो एक पैटर्न पे आंखें बंद करके चल रहे हैं, नोट 1, नोट 2, नोट 3. तो हमने इसको दोबारा सॉल्व कर दिया आपको, ताकि आप उसी से ही एज पर क्वेश्चन से स्टार्ट लें. हमारा तो सवाल ऐसे आगाज होता था ना, लेकिन आईकैप ने ऐसे नहीं किया हुआ. ठीक है ना, क्योंकि आईकैप ने टीच थोड़े करना है. वो तो हर सवाल नए तरीके से सॉल्व करता जाए, कोई मसला नहीं है. हर अटेम्प्ट में, हर 2-3 अटेम्प्ट के बाद जो एग्जामिनर है वो नया होता है. तो एग्जामिनर नया है तो भाई जिस तरह मर्जी सॉल्व कर दे, एक्सेल पे बैठे जैसे मर्जी सॉल्व करके आपको दे दे. तो ये तो टीचर सोच रहा होता है कि नहीं यार ये इतनी बातें बच्चे को फंसा देंगे तो बच्चा कहाँ जाएगा. नहीं, हम तो आपको कहते हैं कि नहीं यार भाई एक पैटर्न है, इस पे ही चलना है. तो हमने इसे उसी पैटर्न पे वापस कन्वर्ट कर दिया ताकि आप कंफ्यूज कहीं भी ना हो रहे हों. बात समझ आई है. जरा इससे पिछली अटेम्प्ट में आइए. मार्च 2023, मार्च 2023. भाई ये जरा देख लेना आप भी इसको, सॉल्यूशन को एक दफा. अच्छा जी, मार्च 2023, वही क्वेश्चन नंबर 7. टैक्सेबल गुड फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, टैक्सेबल गुड फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन. आप जरा यहां देखें. टैक्सेबल गुड टू रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूड ऑटो पार्ट 5 million which was supplied free of cost in exchange for defective part covered under. यही एग्जामिनर ये बात क्लू दे दिया था. क्या कवर्ड वारंटी अगर एक केस है तो अंडर नॉट वारंटी का केस क्या होगा, वो उसने अगली अटेम्प्ट में उठा के ठोक दिया. वो जो मैं कहता हूं ना कि सिग्नलिंग इफेक्ट, वो यहां बताकर गया. अच्छा जी, यहीं पर देखें, रिटेलर के दोनों कॉन्सेप्ट इस सवाल में डिस्कस हुए थे, कॉटेज इंडस्ट्री के. पॉइंट नंबर 4, taxable goods to unregistered person include good of 16 million provided to cottage industry. ये क्या आ गई, सेल टू कॉटेज इंडस्ट्री आ गई. इसका मतलब है फर्दर टैक्स चार्ज नहीं होना. ठीक है ना. अच्छा, परचेजेज में भी देखें, वो पॉइंट नंबर 2, टैक्सेबल गुड फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूड गुड वर्थ 14 million परचेजेज फ्रॉम ए कॉटेज इंडस्ट्री. इस अटेम्प्ट से पहले कोई आई कैप का ऐसा सवाल नहीं है जिसमें कॉटेज इंडस्ट्री ऐसे डिस्कस हुई हो दोनों रुख पर.
और ये रुख हमने उस वीडियोस बना बना के शेयर किया हुआ था कि यार ये देख लें, कॉटेज इंडस्ट्री का ये दो रुख देख लें कि अगर इससे सेल हुई है तो क्या होगा, परचेज हुई है तो क्या हुआ, सेल होगी तो क्या होगा, परचेज होगी तो क्या होगा। अब ये तो अनरजिस्टर्ड ही कहलाएंगी ना। अभी हमने इसको देखा है कि जी कॉटेज इंडस्ट्री को हमने कैसे लेकर चलना है, कॉटेज इंडस्ट्री से अगर हम चीज़ें खरीद रहे हैं तो फिर क्या होगा। ये दोनों रुख इसी सवाल में डिस्कस हो रहे हैं। ये तो सिंपली परचेजेस फ्रॉम, ट्रीटेड लाइक परचेजेस फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन है। देख लेना सोल्यूशन आपने ठीक किया हुआ कि नहीं। ठीक होगी बात। और यहां असल बात सिर्फ क्या रह गई है, 4% वाली बात रह गई है। ठीक है ना, 4% वाली बात हो गई है कि फर्दर टैक्स क्यों नहीं लगना। असल में आप अगर इसका मिजाज समझें तो मिजाज ये है कि भाई फर्दर टैक्स इसलिए नहीं लगना कि फर्दर टैक्स तो उन पर लगता है जिन्हें रजिस्टर्ड होना चाहिए था और वो रजिस्टर्ड नहीं हो रहे। तो इसको तो हम खुद ही कह रहे हैं कि आपने रजिस्टर्ड नहीं होना। अब आपने करना क्या है बेसिकली ना, हमारे पास 2023, 2022 और 2021 एटलीस्ट ये 6 अटेम्प्ट आपने आज जाकर सॉल्व करनी है। इनको थ्योरेटिकली भी देखना है और इनको न्यूमेरिकली भी देखना है। बात समझ आ गई है? हाँ, नहीं इन ट्रांजिट नहीं, अब तो पहुंच गई ना, रास्ते में कोई मसला हो गया, इन ट्रांजिट हो भी, हमने तो परचेज देखनी होती है ना, परचेज तो हो गई है हमारे पास, मेड अवेलेबल होगी ना। इन ट्रांजिट तो हमारे कंट्रोल में है ना, इन ट्रांजिट हो गई हमारे कंट्रोल में है, तो ये जाहिर है उसमें आ गई हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो तो था कि अगर डिलीवर ना हो रही होती और वो होता तो फिर ये सिनेरियो क्रिएट नहीं हो सकता था। जी जो 0.8 मिलियन आई है उसका सेल टैक्स हम इनपुट में क्लेम करेंगे, ये मतलब है इसका। वो कह रहा है यार रास्ते में वो हो गया, एक्सीडेंट हो गया, बॉटल टूट गई, ऐसे समझ लें। उसने एज ए गुडविल जेस्चर आपको 20% बॉटल फ्री ऑफ कॉस्ट दे दी है दोबारा, और उसने लिखा उसने 7 सेल टैक्स इनवॉइस जारी कर दी है। ये क्लू दिया उसने कि चलो बच्चा यार अगर नहीं भी इतना अवेयरनेस ना, अगर ऐसे उसने नहीं पढ़ा कि अंडर वारंटी है अंडर वारंटी नहीं है, तो तब भी यहीं से क्लू मिल जाए कि यार जब सेल टैक्स इनवॉइस जारी हो गई है, इसका मतलब है इनवॉइस जारी होने का मतलब है उसने तो अपने आउटपुट में ले लिया है। जब उसने आउटपुट में ले लिया, गवर्नमेंट को टैक्स चला गया है, अब गवर्नमेंट को आपको देते हुए कोई मसला हो रहा है? कोई मसला नहीं हो रहा जी। 4 मिलियन पे तो करेंगे ही करेंगे ना बच्चे, वो ऑलरेडी शामिल है। जब हम क्वेश्चन से चल रहे होंगे तो 4 मिलियन की तो एडजस्टमेंट हमें जरूरत नहीं पड़ेगी ना, वो तो ऑलरेडी शामिल है। गुड्स इंक्लूड्स, इसका मतलब है 0.8 मिलियन की एडजस्टमेंट हमें रिक्वायर्ड होगी इस वाले सिनेरियो के अंदर। कुछ बात समझ आई है कि नहीं आई है? अब होगा क्या, आज जाके आप कितने घंटे चाहिए आपको? 6 अटेम्प्ट, 40 घंटे चाहिए, चिल्ला लगाना है। चार घंटे कह लें हैं? क्या आज 5 घंटे इन्वेस्ट कर सकते हैं सेल टैक्स पे कि नहीं? या एक दिन का गैप क्रिएट करें? हाँ, या एक दिन का गैप क्रिएट करें, क्योंकि कल पहले सेल टैक्स का टेस्ट होगा दोबारा, फिर इनकम टैक्स शुरू करेंगे। अब बताएं कल टेस्ट लें कि परसों लें? परसों लेंगे तो कल क्लास नहीं होगी, क्योंकि सेल टैक्स पे फिर ही टाइम इन्वेस्ट करेंगे ना, अदरवाइज तो टाइम कहीं से निकलेगा नहीं ना। लेकिन 28 नंबर हमारे तैयार हो जाएं A1 किस्म के, उसमें से 25 नंबर लेने हैं हमने, फिर इनकम टैक्स ना भी आता होगा तो हम सारे पास हैं, क्योंकि अगर 25 नंबर यहां से ले लिए तो 75 में से तो 25 फेल होकर भी पास हो जाएंगे ना। बात समझ नहीं रहे आप मेरी? परसों, कल का दिन इसी टाइम पे आप बैठ के रटे लगाएं जो भी करना। ये तो आपकी आखिरी क्लास होती है ना अक्सर बच्चों की, 1-2 के अलावा। परसों पहले क्लास में सेल टैक्स का टेस्ट होगा, ठीक है? उससे अगले दिन हम इनकम टैक्स पे आएंगे।
तैयारी करने के लिए रिवीजन शुरू हुई है, मेरे बोलने के लिए नहीं रिवीजन शुरू हुई कि मैं दोबारा खड़े। वरना तो रिवीजन का आसान तरीका क्या है, मैं आपको अपने लेक्चर दे दूं कि यार ये लो पकड़ लो पूरे सेशन के लेक्चर, लेकिन उसका तो फायदा नहीं ना, 80-85 लेक्चर तो नहीं आप देख सकते। इसका फायदा जब ही है कि जब हम साथ साथ अपने आप को तैयार करें। ये ना सोचे कौन से दिन हम फारिग हो रहे हैं, कौन से दिन फारिग हो रहे हैं। फारिग 2 दिन लेट हो जाए कोई बात नहीं है, तैयारी साथ होगी तो फायदा है ना। अच्छा, अब दूसरी बात, हमने क्या डिसाइड किया, डेफिनेशन भी रटा लगानी है, कुछ डेफिनेशन कम से कम, फिर यहीं वापस आ जाए, कम से कम ये वाली डेफिनेशन तो हमने रटा लगानी है ना, और इनके साथ भी टियर 1 की डेफिनेशन को रटा लगाना है, इसके साथ और भी डेफिनेशन हमने याद रखनी है। हाँ, हमें पता लग रहा है कि यार नहीं उस तरह सिंपली रटा नहीं आ रहा। जैसे अभी टियर 1 की डेफिनेशन मैंने आपको साथ ही सवाल दिखाया है कि ज्यादा ट्रेंड ये चल रहा है, ऐसे पूछेगा, उसमें हमें रटा नहीं पूछ रहा। वो आपने पहले भी देखा, टाइम ऑफ सप्लाई का रटा नहीं पूछा, वैल्यू ऑफ सप्लाई का रटा नहीं पूछा उसने। बात समझ आ रही है? इसी पैटर्न पे लेकिन आप रटा भी लगा कर आएंगे। मैं टेस्ट में एक आधी डेफिनेशन रटे वाली भी पूछूंगा, क्योंकि हमने तो इंश्योर करना है ना कि आपने तैयारी कर ली है कि नहीं कर ली है। डन होगी बात। परसों मुलाकात होगी टेस्ट में, और उससे अगले दिन मुलाकात होगी। फिर हम इसी तरह पकड़ेंगे, इन्हीं 6 अटेम्प्ट को पकड़ के। आप देखें हमने सारा सेल टैक्स रिवाइज कर लिया ना, हर बात जो हमें रिक्वायर्ड है वो रिवाइज हो रही है ना। ये 6 अटेम्प्ट अगर हमने इनकम टैक्स की भी ऐसे ही सॉल्व कर ली तो आपको पता चलेगा हो यार नहीं। एक है सिलेबस पढ़ना, वो किसी और बला का नाम है। वहाँ बच्चा कह रहा था यार सर ने क्या किया, यार सर ये ऐसे क्यों गुजार रहे हैं, यार वो फलां टीचर ने तो ऐसे किया है। अब आए मुकाबले पे, आपने देख लिए 6 पेपर, अब आए मैंने ही ठीक किया होगा, पता लगेगा। बिकॉज टीचर तो पहली दफ़ा नहीं ना पेपर देख रहा, आप पहली दफ़ा देख रहे हो ऐसे कंसोलिडेट करके। इसलिए अब ऐसे ही हम इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, न्यूमेरिक एरिया ही करना है ना, बाकी तो उसमें और कुछ नहीं पड़ा हुआ। इस सारे को हम इंशाल्लाह ताला 100% खड़ा करके जा रहे होंगे। आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट होके जा रहे होंगे एग्जाम में, अल्लाह ने चाहा तो, बशर्ते कि ये टेस्ट आप उतनी सीरियसनेस से दे रहे हों जितनी मैं डिमांड कर रहा हूँ। डन होगी बात, परसों मुलाकात होगी इंशाल्लाह।